Hello everyone. We have started our chapter 7. तो we were on this page. ठीक है, हमने कर लिया था यहाँ तक डेवलपमेंट इन इंडिया तक कि जो जॉन्स थे और जो कोलब्रुक थे उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को जानने का, उसकी एंशिएंट जो कल्चर था उसको जानना स्टार्ट कर दिया था कि भी हम जब तक हमें हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होगा, एंशिएंट कल्चर के बारे में नहीं पता होगा, तब तक यहाँ पर डेवलपमेंट करना, उसके एजुकेशन में सुधार लेकर आना उनके अकॉर्डिंग थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो उन्होंने इसके लिए हमारे जो कल्चर थे, जो वैल्यूज़ थे, उनको रीड करना स्टार्ट किया। सो जोन्स एंड कोलब्रुक went about discovering ancient text, understanding their meaning. सो जोन्स और कोलब्रुक जो कि इस मिशन पर लग गए थे दोनों, उन्होंने क्या किया, एंशियंट टेक्स्ट यानी कि जो पुराने टाइम में हमारे प्राचीन समय में जो बुक्स वगैरह लिखी गई थी उनको पढ़ना स्टार्ट किया, अंडरस्टैंडिंग उनके मीनिंग को समझना स्टार्ट किया भी उनको कि उनके अंदर क्या कुछ लिखा गया है, ट्रांसलेटिंग दैम उनको ट्रांसलेट दूसरे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया, एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग्स नोन टू अदर्स। एंड फाइंडिंग्स मीन्स कि जो वो कुछ भी पता लगा रहे थे वो दूसरे लोगों को भी साथ साथ प्रोवाइड करवा रहे थे। दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव वुड नॉट हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर। क्या कहता है कि वुड नॉट ओनली हेल्प, क्या कहता है कि ये प्रोजेक्ट जो था उनका इससे सिर्फ ब्रिटिश को ही यानी कि अंग्रेज़ों को ही कुछ फ़ायदा नहीं होगा कि अंग्रेज़ ही इंडियन कल्चर के बारे में नहीं जान पाएंगे, बल्कि बट इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियंस रीडिस्कवर देयर ओन हेरिटेज। बल्कि इससे क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट होने वाला था कि जो इंडियंस जो लोग थे, भारतीय जो लोग थे, वो भी अपनी हेरिटेज को दोबारा से रीडिस्कवर यानी कि इनकी दोबारा से खोज कर पाएंगे, अपनी हेरिटेज की, अपनी विरासत की, उन्हें भी अपनी विरासत के बारे में कुछ पता चलेगा। अंडरस्टैंड द लोस्ट ओ ग्लोरीज ऑफ देयर पास्ट, एंड इसके साथ साथ ही वो समझ पाएंगे कि उन्होंने कितनी उनकी जो पास्ट की जो ग्लोरी थी यानी कि पास्ट में उनका कितना अच्छा इतिहास रहा था, वो उसके बारे में समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ खोया है। In this process, the British would become the guardians of Indian cultures as well as its masters. और इस तरीके से ब्रिटिश जो थे वो इंडियन कल्चर के क्या बन गए, गार्जियन, और एज वेल एज उसके मास्टर्स बन गए। किस तरीके से बन गए भी, क्योंकि अब वही लोग इंडियन कल्चर को ढूंढ रहे थे, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे और लोगों तक पहुंचा रहे थे। Influenced by such ideas, many company officials argued that the British ought to promote Indian rather than Western learning. क्या कहते हैं कि भाई इसी तरीके से जो आइडियाज़ जो दिए जा रहे थे उनसे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस्ड हुए और उन्होंने क्या प्रमोट किया कि इंडियन रेदर देन वेस्टर्न लर्निंग, कि इंडियंस को वेस्टर्न लर्निंग देने की बजाय जो इंडिया की जो एजुकेशन है वही दी जानी चाहिए। They felt that institution should be set up to encourage the study of ancient Indian texts. उन्होंने क्या महसूस किया उस टाइम पर कि ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए जाएं जो एनकरेज करें, लोगों को एनकरेज करें किस चीज़ की स्टडी के लिए, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट यानी कि भारत के जो प्राचीन ग्रंथ थे, जो बुक्स थी, उनको पढ़ने के लिए वो लोगों को एनकरेज करें। एंड टीच संस्कृत एंड पेरिशियन लिटरेचर एंड पोइट्री, और साथ साथ उन्हें संस्कृत और पेरिशियन लिटरेचर और पोइट्री पढ़ाई जाए। द ऑफिशियल्स ऑल्सो थॉट दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स ought to be taught what they were already familiar with. क्या कहता है कि ऑफिशियल्स ऑल्सो थॉट दैट, जो ऑफिसर जो थे वो और साथ साथ में क्या सोचते हैं कि भाई जो हिंदू और जो मुस्लिम हैं वो ought to be taught what they were already familiar with, उनको वही सब बातें सिखानी चाहिए फिर से जिनके साथ वो फेमिलियर हैं, यानी कि जो पहले से वो जानते हैं उनको वही एजुकेशन देनी चाहिए ताकि वो लोग उन चीज़ों को और भी अच्छे से समझ पाएँ। एंड what they valued and treasured, नॉट सब्जेक्ट्स दैट वर अलाइन टू दैम। क्या कहते हैं कि वो वैल्यूज़, वो कल्चर ही उन्हें दिया जाना चाहिए फिर से, ना कि कुछ अलग से उन्हें सब्जेक्ट की नॉलेज। ओनली देन दे बिलीव कुड द ब्रिटिश होप टू विन ए प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द नेटिव्स। और क्या कहता है कि इसी तरीके से
अगर हम ऐसा ही करेंगे तभी जो नेटिव्स यानी कि जो भारत के जो लोग थे, हम उनके दिलों, भारत के लोगों के दिलों में ब्रिटिश जो थे वो अपनी जगह बना सकते थे कि भाई यस, फिर तभी जो भारतीय थे वो ये सोच सकते थे कि ब्रिटिशर जो हैं वो हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं। ओनली देन कुड द एलियन रूलर्स एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाय देयर सब्जेक्ट्स। एलियन बोला गया, एलियन रूलर्स कौन से हैं भाई? जो अंग्रेज़ हैं, ब्रिटिशर्स हैं, उनको बोला गया है कि भाई तभी सिर्फ वो जो सब्जेक्ट्स कौन से हैं, रिस्पेक्टेड बाय देयर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है इंडियन लोगों के लिए, कि भाई तभी भारतीय अपने ब्रिटिश जो रूलर थे उस टाइम के, उनकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। With this object in view, a madrasa was set up in Kolkata in 1781। और इसी व्यू के साथ, इसी सोच के साथ एक मदरसा होता था, ए इंस्टीट्यूट वेयर एजुकेशन वॉज गिवन टू द स्टूडेंट्स, बच्चों को जहाँ पर एजुकेशन दी जाती थी, वो बनाया गया कहाँ पर? कलकत्ता में 1781 के अंदर, टू प्रमोट द स्टडी ऑफ अरेबिक, पर्सियन एंड इस्लामिक लॉ। और इस मदरसा के अंदर किस चीज़ की स्टडी करवाने के लिए प्रमोट किया गया बच्चों को? अरेबिक, पर्सियन और इस्लामिक कानून की यहाँ पर ज्ञान दिया जाता था, स्टडी कराई जाती थी। एंड द हिंदू कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन बनारस इन 1791। और उसके बाद बनारस के अंदर हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई 1791 के अंदर, टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। और ये इस कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? ताकि संस्कृत के जो टेक्स्ट थे, यानी कि संस्कृत के जो ग्रंथ थे, उनको पढ़ा जा सके, और ये क्या होगा? यूज़फुल होगा एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने में, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, यानी कि जो भारत का चलाने में, हमारी इस कंट्री को रूल करने में, इससे उन्हें हेल्प मिलेगी। आगे देखते हैं। फिगर 3, ये तो मोनूमेंट्स है, ये आपके यहाँ पर दिखाया है पिक्चर में, आपकी बुक में है। मोनूमेंट ऑफ वैरन हेस्टिंग्स बाय रिचर्ड वेस्ट माकोट इन 1839 इन विक्टोरिया मेमोरियल इन कलकत्ता। ये है अभी कलकत्ता के अंदर है, ये जो पिक्चर है ये अभी कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर है। और इस पैराग्राफ में, जस्ट सेकंड, इस पैराग्राफ में इस पिक्चर के बारे में ही बताया गया, तो दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। देखें आगे। नाउ ऑल ऑफिशियल्स शेयर देयर व्यूज़, मैनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ ओरिएंटलिस्ट। कि भाई अब सभी ऑफिसर्स अपने अपने व्यूज़ देने लगे थे इन सब बातों पर, और कुछ तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में थे, क्रिटिक्स थे, क्रिटिसिज्म मीन्स उनको आलोचक थे। फिर उसके बाद आता है आपका ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। ग्रेव एरर्स का मतलब है जो ईस्ट के बहुत बड़े एरर्स, यानी कि बहुत बड़ी गलतियां साबित हुई थी, वो यहाँ पर बताएंगे। फ्रॉम द अर्ली 19th century many British officials began to criticize the Orientalist vision of learning। क्या कहते हैं कि 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ही जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो इसको क्रिटिसाइज उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। और ओरिएंटलिस्ट क्या होता है? ओरिएंटलिस्ट होता है दोज, ये आपका देखो यहाँ दे रखा है, दोज विद द स्कॉलरली नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया। कि मीन्स ओरिएंटलिस्ट वो विद्वान होते थे जिनको बोला गया, जिनको एशिया के कल्चर और लैंग्वेज की बहुत अच्छे से ज्ञान था। ठीक है, तो हम विद्वान का यूज़, विद्वान वर्ड बोल सकते हैं यहाँ पर। दे सेड दैट नॉलेज ऑफ द ईस्ट वॉज फुल ऑफ एरर्स। कि ईस्ट की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो फुल ऑफ एरर्स, उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। एंड अनसाइंटिफिक थॉट, और ये ईस्ट की जो नॉलेज है वो एक अनसाइंटिफिक थॉट है। ठीक है, मीन्स कोई साइंस नहीं है उसके अंदर, कोई लॉजिक नहीं है। ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड। और ईस्टर्न यानी कि ईस्ट का जो लिटरेचर है वो भी कैसा है? नॉन सीरियस, मीन्स कोई सीरियस नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है उसके अंदर, एंड लाइट हार्टेड है।
सो दे आर्ग्यूड दैट लाइट हार्टेड क्या मीन्स कि दैट इट इज़ नॉट दैट मच गुड कि वो लोगों के ऊपर इफेक्ट डाल सके कुछ. सो दे आर्ग्यूड दैट इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट इन एनकरिंग द स्टडी ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर. तो इसलिए उन्होंने क्या आर्ग्यू दिया सॉरी कि दैट ये गलत होगा ब्रिटिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ब्रिटिश अंग्रेज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भाई अंग्रेज़ इतना ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करें लोगों को एनकरेज करने के लिए भी अरेबिक और संस्कृत पढ़ने के लिए, और जो कि क्या है टोटली वेस्टेज है. तो कहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना गलत है अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिशर्स, यानी कि ब्रिटिशों का इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना ठीक नहीं माना गया उसे. जेम्स मील वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक्ड द ओरिएंटलिस्ट. और इनमें से जो मेन एक मेंबर रहा जिसने ओरिएंटलिस्ट यानी कि इन विद्वानों के ऊपर अटैक किया है यानी कि क्रिटिसाइज़ किया, उनमें से एक मेन था जेम्स मील. द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर, उसने क्या डिक्लेयर किया कि जो ब्रिटिश लोग जो एफर्ट कर रहे हैं शुड नॉट बी टीच व्हाट द नेटिव्स वांटेड, कि भाई ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज़ों को वो सब जो नेटिव्स यानी कि जो भारत के लोग जो पढ़ना चाहते हैं ना वो सब चीज़ें उन्हें नहीं पढ़ानी चाहिए. और व्हाट दे रिस्पेक्टेड, क्या कहते हैं, जिस चीज़ की वो रिस्पेक्ट करते हैं उसको टीच कराने का कोई फ़ायदा नहीं. इन ऑर्डर टू प्लीज़ देम, सिर्फ उनको खुश करने के लिए ऐसी एजुकेशन देने की ज़रूरत नहीं है. एंड विन ए प्लेस इन देयर हार्ट, कि मीन्स उनके दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए, उनको खुश करने के लिए एक ऐसी एजुकेशन देना जिससे वो लोग खुश हो जाएं, जिसकी वो रिस्पेक्ट करते हों, तो उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है. द एम ऑफ एजुकेशन ought टू बी टू टीच what was यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल. मेन एम एजुकेशन का क्या होना चाहिए कि एजुकेशन जो है वो ऐसी यूज़फुल और प्रैक्टिकल होनी चाहिए कि जो हमारी डेली लाइफ में काम आए. सो इंडियन शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस. तो हमें इंडियंस के यानी कि भारतीय लोगों को एक साइंटिफिक नॉलेज और टेक्निकल एडवांस, जो मीन्स टेक्निकल फील्ड में जो नई नई तरक्कियाँ हो रही हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, उन सब चीज़ों के साथ फेमिलियर करवाने की, उन सब चीज़ों के बारे में बताने की ज़रूरत है. दैट वेस्ट हैड मेड, यानी कि जो वेस्ट यानी कि जो दूसरे देशों में चल रही हैं वो सब, रेदर देन विद द पोइट्री एंड स्केयर्ड लिटरेचर ऑफ द ओरिएंट, कि मीन्स उनको ये पोइट्री की या स्केयर जो धार्मिक चीज़ों बुक्स की नॉलेज देने की कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है. उन्हें ऐसी नॉलेज दी जानी चाहिए जो साइंटिफिक हो, जो टेक्निकल हो, जो हमारी लाइफ में आगे जाकर काम आने वाली हो. ठीक है. सो द नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग.